Hello students, this video lecture covers internal factors affecting organizational change as well as features of organizational change. Let's discuss. देखो बच्चे, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है अगर इंटरनल फैक्टर्स को देखकर या फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में चेंज लेकर आते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आते हैं, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ में चेंज लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज। और ये चेंज जो है वो आपको स्टडी करके क्या है लेके आना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं लेके आते टाइम पे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल भी हो सकती है, मार्केट से आउट भी हो सकती है। लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज। लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ द वर्कफोर्स। देखो, नेचर ऑफ द वर्कफोर्स मीन्स कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है। ये भी अफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, मैं देखती हूँ कि वो इफ़ेक्टिव भी नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। इट मीन्स दे आर इनइफेक्टिव एज वेल एज इनएफिशिएंट। अब समझते हैं इनइफेक्टिव का मतलब क्या है। इनइफेक्टिव का मतलब है कि जब मैं एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का काम देती हूँ वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करते। और वही इनएफिशिएंट का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को जब टारगेट दिया गया तो उन्होंने पूरा तो किया पर वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा की, जिसके कारण कॉस्ट जो है ज़्यादा इनकर हुई। तो मैं बोलूँगी मेरे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, इनएफिशिएंट हैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ये देखती हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है तो मैं क्या लेके आऊँगी, चेंज लेके आऊँगी। वो चेंज कैसे लेके आऊँगी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंड पॉइंट, चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल। अगर आप अपनी मैनेजरियल पर्सनल में किसी तरह का चेंज लेके आते हैं तो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए आपने नया एमडी अपॉइंट किया या नया सीईओ अपॉइंट किया। ऑब्वियसली तो उनकी सोच जो है वो अलग हो सकती है, ठीक है। अब आप वो उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। उन्हें डेवलपमेंट करना बहुत पसंद हो सकता है, मतलब या चेंजेस करना बहुत पसंद हो सकता है। रिस्क टेकर्स हो सकते हैं। आज के टाइम पे जो मैनेजर्स हैं, अगर देखा जाए दे आर रिस्क टेकर्स। तो आप क्या करेंगे, आप वो क्या करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल अभी HCL टेक्नोलॉजीज़ ने अपना जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया, नेम है रोशनी नदार मल्होत्रा। अब ये नया चेयरमैन अपॉइंट होने से क्या होगा, उसकी कुछ सोच अलग होगी, ठीक है। वो कुछ चेंज लेके आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने क्या किया, उसने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को चेंज किया या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को चेंज किया। तो दिस इज़ व्हाट चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल, कि अगर कोई नया पर्सन जो है वो अपॉइंट होता है तो उसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग मैनेजरियल स्ट्रक्चर।
इसका मतलब क्या है? मैनेजरियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी चेंज लेके आ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी कंपनी है, नाम दे देते हैं ABC कंपनी। मैं फॉलो करती हूँ ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये है कि जितने भी डे टू डे डिसीज़न लिए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीज़न जो है वो कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट लेती है। ठीक है, अब इससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? कि जो डिसीजंस हैं वो मैं टाइमली लेके नहीं आ पा रही, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली डिसीजन नहीं लिए जाते। ठीक है, जिसके कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज लेके आई। अब ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मैं शिफ्ट हो गई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। मतलब अगर डे टू डे छोटे मोटे डिसीज़न हैं, मैं उसे क्या कर देती हूँ? पास कर देती हूँ। मतलब मैं अपनी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर देती हूँ? डेलीगेट कर देती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे, इंटरनल फैक्टर्स यही हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है इट इन्वॉल्व्स प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंजेस। आप प्लान्ड चेंज की जगह प्रोएक्टिव चेंजेस भी लिख सकते हैं। और अनप्लान्ड की जगह रिएक्टिव चेंज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये चेंजेस क्या होते हैं। देखो, प्रोएक्टिव चेंजेस का मतलब कि आप जो है पहले ही एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेते हैं और चेंज जो है ले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वाइल रिएक्टिव चेंजेस का मतलब है ऐसे चेंजेस जो कि मैंने प्लान नहीं किए। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो मुझे भी वो चेंज जो है लेके आना पड़ेगा। अगर मैं चेंज नहीं लेके आई तो मुझे मार्केट से क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल रिएक्टिव चेंज का, जियो जो है वो इकोनॉमिकल रेट्स पे जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हुआ, जब उसने इकोनॉमिकल रेट्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं जैसे कि एयरटेल, आइडिया, इन सबको क्या करना पड़ा? इन्हें भी अपने जो रेट्स हैं उसमें कट करना पड़ा। मतलब उन रेट्स को भी इसे क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा इन कंपनीज़ को। अगर वो ये कंपनीज़ जो है रेट में कटिंग ना करती तो क्या होता? मार्केट से आउट हो जाते। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या जो ये इंटरनल फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है या उसकी पॉलिसीज़ में चेंज आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम करंट स्टेज टू सम फ्यूचर और प्रेफर्ड स्टेज। तो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब क्या है? कि मैं करंट स्टेज से शिफ्ट हो गई प्रेफर्ड स्टेज पे या फ्यूचर स्टेज पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था, उसमें क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब
क्या था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेट्स में चेंज लेके आती है, या इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में चेंज आता है, पर कैपिटा इनकम में चेंज आता है, या फिर इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आता है, तो ये मेरे बिज़नेस को क्या करेंगे, अफेक्ट डालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए करंट स्टेज जो है में मेरी प्रोडक्शन जो है 1 लाख यूनिट्स की है, ठीक है। मैं एक MSME हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मैं 1 लाख मास्क या PPE किट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हूँ। अब क्या हुआ, अभी अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर आप एक कंपनी हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PPE किट्स में या मास्क में डील कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। क्या आपको ड्यूटी फ्री गुड्स जो हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं मास्क या PPE किट्स किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दूँगी। क्यों, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी तो पे नहीं करनी पड़ी, ठीक है। और एक्सपोर्ट करूँगी तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है रिसीव करूँगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। क्या तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है तब तक मुझे क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे कस्टमर की डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है, और अगर कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है तो मुझे प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना ही पड़ेगा। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू।